Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to talk about the hypersensitivity reactions. Hypersensitivity reactions क्या होती हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं, मैकेनिज्म क्या है, वो सब हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनना कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती हैं. देखो, हमारा इम्यून सिस्टम जो है डिफरेंट तरीके से, चाहे वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, डिफरेंट तरीके से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इन्फेक्शंस, माइक्रोब्स के खिलाफ जो है लड़ाई करता है हमारी बॉडी के अंदर और हमें उनसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे नॉन हार्मफुल थिंग्स जो हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गए, कुछ ऐसे फूड सब्सटेंसेस, हमें किसी फूड से एलर्जी होती है, किसी दवाइयों से एलर्जी होती है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है. ठीक है, तो कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम जो है इन नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ एक एक्सेसिवली जो है सेंसिटिव रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी में शो करता है. ठीक है, इन नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ जो है हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव रिएक्शंस जो है, ओवर एक्टिव रिस्पॉन्सेस जो है वो शो करता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमें कभी इचिंग होती है. ठीक है, हो सकता है कि हमारा वोकल का कॉर्ड्स जो है, हमारे एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो जाए. ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो. ठीक है, हमारी आवाज जो है वो हाई पिच हो जाती है. तो ये सारे आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं जो कि मोस्टली किसके लिए होती हैं, एलर्जेंस के अगेंस्ट होती हैं. पॉलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट के अगेंस्ट, किसी फूड सब्सटेंसेस के अगेंस्ट. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का. ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है, बेसिकली ये आपकी इनएप्रोप्रिएट ओवर एक्टिव हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं टू एन एंटीजन. और वो एंटीजन बेसिकली कौन सा एंटीजन रहता है, वो एंटीजन बेसिकली आपके रहते हैं जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गए, डस्ट हो गया, किसी फूड सब्सटेंसेस में जो आपके एलर्जेंस प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस के अगेंस्ट जो है हमारा इम्यून सिस्टम एक ओवर एक्टिव हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्सेस जो है वो शो करता है. ठीक है, ओके, तो इसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि एलर्जीज के केस में जो सिम्टम्स दिखेंगे या ऑटोइम्यून कंडीशंस के केस आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है. ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द जेल एंड कोम्ब सिस्टम. ठीक है, जेल एंड कोम्ब सिस्टम के हिसाब से हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया है. टाइप 1 जो है इसको हम कहते हैं इमीडिएट एनाफिलिटिक रिएक्शंस. ठीक है, ये आपके इमीडिएट एनाफिलिटिक रिएक्शंस होती हैं टाइप 1. ठीक है, ये किसकी वजह से हो सकती हैं, एलर्जीज की वजह से हो सकती हैं. ठीक है, सेकेंड टाइप इज ब्रोंकियल अस्थमा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ योर टाइप 1 रिएक्शंस. ठीक है, एलर्जीज किसी से भी हो सकती है, खाने से हो सकती है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, किसी ड्रग से एलर्जी हो सकती है ना, दवाइयों से भी एलर्जी होती है कईयों को. ठीक है, किसी फिश से, एग से, ठीक है, किसी भी चीज से, डस्ट से एलर्जी हो सकती है. तो वो एलर्जी वाली रिएक्शन जो है वो टाइप 1 में आती हैं आपकी. ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म को हमने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है. जो पहला फेज है वो है सेंसिटाइजेशन फेज. पहला फेज कौन सा है, सेंसिटाइजेशन फेज. The first phase is sensitization phase. ठीक है, सेंसिटाइजेशन फेज का मतलब क्या हुआ, देखो आपका जो इम्यून सिस्टम है सबसे पहले क्या करता है, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, है ना. देखो, सबसे पहले मान लो आपकी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर कर जाता है, कोई एंटीजन एंटर कर जाता है और अभी आपके बॉडी में अभी वो हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हुई है, वो डेवलप होनी है क्योंकि वो एलर्जन फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है. ठीक है, इससे पहले वो कभी एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर नहीं किया था, वो फर्स्ट टाइम वो एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है. ठीक है, फर्स्ट टाइम वो एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है. ठीक है, तो आपकी बॉडी में अब अभी वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो उस एलर्जन के खिलाफ डेवलप होनी है. ठीक है, अब वो जो भी एलर्जन है, मान लो मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, पॉलन ग्रेन्स की एग्जांपल लेती हूँ. ठीक है, अब वो एलर्जन जो है आपकी बॉडी में एंटर करेगा, या तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर करेगा या तो वो स्किन से एलर्जन जो है आपकी बॉडी में एंटर करेगा. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास पल्मोनरी एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं. ठीक है, और स्किन में हमारे पास लैंगरहैंस सेल्स होते हैं.
ठीक है, जो क्या करते हैं उस एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, उस एलर्जन को, उस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसको प्रेजेंट कर दिया। अब ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स जो होंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे एंटीजन्स को, जो भी एंटीजन्स आपके डस्ट, या मैं एग्जांपल पोलन ग्रेन्स की लेके चल रही हूँ ना, तो डस्ट या पोलन ग्रेन्स में जो भी एंटीजन्स प्रेजेंट है, ये जो सेल्स हैं आपके पल्मोनरी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड लैंगरहैंस सेल्स, उस एंटीजन्स को कैप्चर करेंगे, उस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और वो एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, नाइव CD4 T सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे, उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने क्या किया, अपनी सरफेस के ऊपर उस एलर्जन को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब ये एलर्जन को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, CD4 T सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे CD4 T सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सेल्स जो है वो मैच्योर हो जाएंगे। जैसे CD4 T सेल्स मैच्योर होंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने रिलीज किए, साइटोकाइंस रिलीज किए, बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज कर सकते हैं, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, 5, कोई भी इंटरल्यूकिन जो है सिक्रीट कर सकते हैं ये। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन जो होगा वो इंटरल्यूकिन 4 होगा, जो कि बी सेल्स पे एक्ट करेगा, और बी सेल्स को क्या कहेगा, बी सेल्स को कहेगा कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करो। बी सेल्स बहुत सारी एंटीबॉडीज, क्लास ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, IgG, IgA, IgM, IgE, IgG। ठीक है, ये क्लास ऑफ एंटीबॉडीज जो है बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। बट बात कहने की पता क्या है, जैसे ही आपके क्या होते हैं, ये IL4 बी सेल्स के साथ बाइंड करता है ना, जैसे ये IL4 इंटरल्यूकिन 4 जो है इस बी सेल्स के साथ बाइंड करता है ना, तो वो एक फिनोमिना वहां पर प्लेस अक्कर होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्लास स्विचिंग। ठीक है, क्लास स्विचिंग क्या होता है कि वो कहेगा कि मुझे किसी एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है, ना मुझे IgA की, IgG की, IgD की, मुझे कोई एंटीबॉडीज नहीं रिक्वायर्ड है, मुझे सिर्फ एक ही एंटीबॉडी रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज IgE। तो बी सेल्स IL4 क्या करेगा, IL4 जब बी सेल के साथ बाइंड करेगा तो वो सारी एंटीबॉडीज को किस में कन्वर्ट करेगा, वो IgE में ही कन्वर्ट करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी इन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज द IgE एंटीबॉडीज। ठीक है, तो मतलब तुम कह सकते हो कि जितने भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सारे किस में स्विच हो जाएंगे, वो IgE एंटीबॉडी में स्विच हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये IgE एंटीबॉडी क्या करती है, एलर्जन के साथ, एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और आपकी इनिशियल सेंसिटाइजेशन को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये IgE जो है स्पेसिफिकली किसके साथ बाइंड करती है, ये बाइंड करती है मस्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के साथ। ठीक है, IgE एंटीबॉडी किसके साथ बाइंड करती है, मस्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के साथ बाइंड करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है आपके, मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं आपके टाइप 1 रिएक्शंस के। अब मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के पास क्या होता है, स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं FcER1 रिसेप्टर्स। ठीक है, मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं FcER1 रिसेप्टर। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आपकी IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जब इंटरल्यूकिन 4 जो है बी सेल के साथ बाइंड करेगा IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। वो IgE एंटीबॉडी जो है वो जाके मस्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के साथ बाइंड कर जाएगी, वो बाइंड कर गई। ठीक है, जैसे वो मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के साथ बाइंड करेगी, मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के पास ना स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं FcR1 रिसेप्टर। ठीक है, FcER1 रिसेप्टर जो है ये एंटीबॉडी के पास भी FC रीजन होता है, ये FC रीजन इस FcER1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, FcER1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर, क्योंकि एंटीबॉडी के पास 2 रीजन होते हैं, एक होता है FC रीजन और एक होता है एंटी बॉडी रीजन जहां पे एंटीजेंस आके बाइंड करते हैं। तो ये FC रीजन जो है FcR1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स जो हैं ये अब इसके साथ बाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो सेम एलर्जन का वेट करेंगे कि वो एलर्जन कहीं दोबारा से बॉडी में एंटर तो नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो एलर्जन दोबारा से बॉडी में एंटर करता है, अगर सेम एंटीजन दोबारा से बॉडी में एंटर करता है, तो वो IgE एंटीबॉडीज जो हैं, IgE एंटीबॉडीज जो कि मस्ट सेल्स के साथ बाइंड की गई हैं, बस बेसोफिल्स के साथ बाइंड हुई हैं, जो IgE एंटीबॉडीज वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे।
ठीक है। अभी फेज 1 तक क्या था, फेज 1 तक था इनिशियल सेंसिटाइजेशन जो है वो डेवलप करना, कि फर्स्ट टाइम जो आपकी बॉडी में जब एलर्जन एंटर करेगा, वो एलर्जन क्या करेगा, आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डेवलप करेगा, क्योंकि उससे पहले वो एलर्जन कभी भी आपकी बॉडी में एंटर किया ही नहीं था, तो कभी भी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हुई थी। अब फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं, वो एंटीबॉडीज मस्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के साथ जाके अटैच हो गई हैं उसके FcER1 रिसेप्टर के साथ। ठीक है, अब वो मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, अब वो वेट करेंगे कि कहीं दोबारा से वो एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर तो नहीं करता। ठीक है, फेज 2 में क्या होगा, अब रिएक्शन फेज आएगा, कि अगर दोबारा से वो सेम एंटीजन, वो सेम एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो क्या होगा, वो जो IgE एंटीबॉडीज थी जो कि आपकी मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के साथ अटैच्ड हैं, वो उस एलर्जन को फटाफट से जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, और मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स को क्या करेंगी, वो मस्ट सेल और बेसोफिल से केमिकल्स को रिलीज करेंगे जिसको हम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है, मसल्स और बेसोफिल से आपके केमिकल्स रिलीज होंगे जब वो एलर्जन दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर करता है। दैट केमिकल्स आर मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, जैसे कि आपके हिस्टामाइन वगैरह, सेरोटोनिन, वो आपके रिलीज होंगे और आपको सिम्टम्स जो हैं वो शो होंगे, जैसे इचिंग वगैरह आपको शो होगी। ठीक है, जो कि आपकी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो भी सिम्टम्स आपके शो होते हैं वो आपके सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है, जैसे वो एलर्जन दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर करता है तो। ठीक है, तो रिएक्शन फेज 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आपको इमीडिएट जो है वो रिएक्शन देखने को मिलेगा, या रिएक्शन जो है वो थोड़ी लेट आपको देखने को मिलेगा। इमीडिएट रिएक्शन तो विद इन मिनट्स में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर किया, आपको इमीडिएट जो है वो रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको जब मॉस्किटो काट जाता है ना, मॉस्किटो आपको बाइट करता है, तो जैसे आपको मॉस्किटो बाइट करता है, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स के अंदर आपके स्किन के ऊपर ऐसे रेड रेड बम्प्स बन जाते हैं, वो इमीडिएट रिएक्शन की एग्जांपल है ना। तो आपको विद इन मिनट्स जो है उसके रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि क्या होगा, जो ऑलरेडी मस्ट सेल्स के अंदर, वो जो आपके मस्ट सेल्स है उसके अंदर जो ऑलरेडी केमिकल्स बने हुए हैं ना, वो केमिकल्स आपके सिक्रीट होंगे इमीडिएट रिएक्शन में। ठीक है, प्री फॉर्म्ड केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज होंगे, जैसे कि हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ठीक है, ये आपके रिलीज होंगे प्री फॉर्म्ड केमिकल्स। ठीक है, बट आपकी लेट फेज रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन जो है आपकी 2 से 24 आवर्स के बीच में आपको ये रिएक्शन जो है डेवलप होगी। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन विद इन मिनट्स नहीं होगी, घंटों में होगी। 2-3 घंटे के बाद ही आपको हो सकता है 1 दिन के बाद इसका रिएक्शन आपको देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि न्यू केमिकल्स जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, ताकि जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है वो कुछ घंटों तक जो है वो एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो हिस्टामाइन बेसिकली क्या करता है, हिस्टामाइन आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, आपके ब्लड वेसल्स को परमेएबल बनाता है, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स और सेल्स जो है वो साइट ऑफ एलर्जी में रिलीज हो सके। ठीक है, और जब वहां पे केमिकल्स और सेल्स जो है वो रिलीज होते हैं तो वहां पे लोकल एडिमा होती है, स्वेलिंग सी होती है, वहां पे रेडनेस और वार्मथ हो जाएगी, जहां पे भी साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहां पे रेड रेड हो जाएगा और वो एरिया गरम गरम हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हिस्टामाइन आपके नर्व एंडिंग्स को डिपोलराइज भी करता है, जिसके से आपको इचिंग, खारिश वगैरह होगी, पेन होगी, तो वो क्यों होगा, जब आपके नर्व एंडिंग्स डिपोलराइज होते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटो बाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इमीडिएट रिएक्शन। अब लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है, लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देती हूं मैं, कि आपके जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम्स हैं, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके जो मस्ट सेल्स की मेम्ब्रेन है, मस्ट सेल्स की जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई है, मस्ट सेल्स की मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। मस्ट सेल्स की मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। अब ये आपका क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्या करता है, इस फॉस्फोलिपिड्स को आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आर्किडोनिक एसिड जो है बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रीन्स जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, ये आर्किडोनिक एसिड से बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रीन्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, ये जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रीन्स है, ये कहाँ पर जाते हैं, आपके साइट ऑफ एलर्जी पे जाएंगे और वहां पे लोकल एडिमा कॉज करेंगे। ठीक है, ल्यूकोट्रीन C4, D4, E4 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन D2 जो है वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा।
ल्यूकोट्रीन B4 एंड इंटरल्यूकिन 5 जो है वो न्यूट्रोफिल्स को और बेसोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जैसे कि आपके अस्थमा के केस में था, अस्थमा के केस में जो आपको सिम्टम्स दिखेंगे ना वो कुछ घंटों के बाद दिखेंगे, इमीडिएट सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? आई होप कि टाइप 1 रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टाइप 1 रिएक्शंस क्या है, जिसमें IgE एंटीबॉडीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, IgE एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें दो फेसेस होते हैं, फेस ऑफ सेंसिटाइजेशन एंड फेस ऑफ रिएक्शन। फेस ऑफ सेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब आपके एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके रखती है, और वो एंटीबॉडीज आपके मस्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। जैसे एलर्जन दोबारा से आपकी बॉडी में एंटर करता है तो रिएक्शन फेज आता है। अब इमीडिएट रिएक्शन फेज भी हो सकता है। इमीडिएट रिएक्शन फेज में क्या होगा कि जो प्री फॉर्म्ड केमिकल्स हैं वो रिलीज होंगे उन मस्ट सेल्स और बेसोफिल से। और लेट फेज रिएक्शन में क्या होगा कि आपके बेसोफिल्स और मस्ट सेल्स जो है न्यू केमिकल्स को सिंथेसाइज करेंगे, ताकि वो जो रिएक्शन है, वो जो रिस्पॉन्स है, वो कुछ घंटों तक जो है, कुछ हफ्तों तक आपकी बॉडी में रहे। ठीक है, ओके। टाइप 2 में क्या होता है, दिस टाइप 2 इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। ठीक है, टाइप 2 में आपकी साइटोटॉक्सिक टाइप 2 को आप साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेंगी। वो एंटीजेंस आपके सेल की सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं, या सेल्स के बीच में जो स्पेसिस होती है ना, मान लो ये आपके बहुत सारे सेल्स हैं, ये आपके बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेसिस होंगी ना, उन स्पेसिस में भी आपके एंटीजेंस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में आपकी दोनों तरह के एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो कि आपकी सेल की सरफेस के ऊपर है या सेल्स के बीच में जो स्पेसिस हैं वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, एंटीबॉडीज ने एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज किया, एंटीबॉडीज इन सेल्स को अटैक करेगी। ठीक है, और एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शंस करेगी इन सेल्स के। ठीक है, एंटीजेंस एंटीबॉडीज को एंटीबॉडीज एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करेगी, और फिर वो सेल्स जिनके ऊपर वो एंटीजेंस प्रेजेंट है उन सेल्स को डिस्ट्रक्ट करेगी, इन सेल्स को डिसफंक्शन करेगी। कौन? वो एंटीबॉडीज। ठीक है, अब एंटीजेंस ना दो तरह के हो सकते हैं। एंटीजेंस एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं, मतलब कि वो कहीं बाहर से आपकी बॉडी में, कहीं बाहर से आपके कोई बैक्टीरिया वगैरह मान लो आपकी बॉडी में एंटर किया। ठीक है, आपकी बॉडी में वो एंटर किया, वो आपके एग्जाम्पल होगी एक्सट्रिंसिक एंटीजन के। इंट्रिंसिक एंटीजेंस कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, जो एंटीजेंस आपकी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में होती है ऑटोइम्यून डिजीजेस होंगी। जब आपके बी सेल्स आपके खुद के ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक एंटीजेंस कौन से होते हैं? जो आपकी ही बॉडी के खुद के सेल्स हैं, खुद के एंटीजेंस हैं। ठीक है, और आपके बी सेल्स अगर उनको अटैक करती है तो आपको बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, ओके। एंटीबॉडी जो है टाइप 2 रिएक्शन में IgM टाइप की भी हो सकती है, IgG टाइप की भी हो सकती है, और ये एंटीबॉडीज आपके ब्लड में सर्कुलेट करती हैं। इंट्रिंसिक एंटीजेंस जो हैं 3 तरह के हो सकते हैं, इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो कि प्रोटीन्स हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जैसे कि आपके RH एंटीजेंस जो कि RBCs के ऊपर प्रेजेंट हैं। अगर RH एंटीजेंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो आपको ऑटो इम्यून एनीमिया होता है। ठीक है, अगर तो बॉडी जो है RH एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करती है, अगर आपके बी सेल्स जो हैं RH एंटीजेंस के खिलाफ इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करते हैं और RH एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी वजह से RBCs डिस्ट्रॉय होंगे और उसकी वजह से क्या होगा? ऑटो इम्यून एनीमिया, बिकॉज वो एंटीजेंस कहाँ पे प्रेजेंट है? वो RBCs की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। देन दूसरे हैं GP2B3A, ये प्रोटीन्स आपके प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके बी सेल्स इस प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपके प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होंगे, तो जिसकी वजह से आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। ठीक है, दूसरा होगा एंटीजेंस अगर वो प्रेजेंट है बिटवीन दी सेल्स, है ना, सेल्स के बीच में अगर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब मान लो ये एंटीजन है जो कि सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा आता है रिसेप्टर एंटीजेंस, वो एंटीजेंस जो कि किसी सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, मोस्टली वो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर एंटीबॉडीज जो है इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं तो आपको बहुत सारी हार्मोनल डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं। क्लियर हुई बात?
तो इंट्रिंसिक एंटीजन्स को हमने इस 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स कोई भी हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से वो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया, मान लो आपने ब्लड ग्रुप जो है वो प्रॉपर से मैच नहीं किया, आरएच फैक्टर मैच नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है, किसी ड्रग की रिएक्शंस की वजह से हो सकता है, फूड एलर्जी की वजह से हो सकता है, किसी की वजह से भी हो सकता है। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो पहला मैकेनिज्म है ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनाइजेशन फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म में क्या होता है, मान लो एंटीजन जो है किसी सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इस एंटीजन पे कौन अटैक करेगा, एंटीबॉडी अटैक करेगी। अब ये एंटीजन प्रेजेंट था, ठीक है, इस एंटीजन के ऊपर ये एंटीबॉडीज आ गई, ठीक है, इस एंटीजन के ऊपर ये एंटीबॉडीज ने अटैक कर दिया अटैक भाई, ये आ गया, जिसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस सेल्स को फैगोसाइट्स जो है बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, कि इस सेल्स को बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज करेंगे। स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ नेचुरल किलर सेल्स, क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स जो है एंटीबॉडी जो कोटेड सेल्स होते हैं ना, एंटीबॉडी कोटेड सेल्स होते हैं, उसे बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उस सेल्स की डेथ कर देंगे, उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। जब आपके सेल्स जो है एंटीबॉडी से कोटेड होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। और जब उसको फैगोसाइट्स जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको इनगल्फ कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। क्लियर है बात? ओके। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पाथवे, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है। जब आपके आईजीजी एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ अटैच होगी तो वो एक्टिवेट करती है आपके कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, और कॉम्प्लीमेंट पाथवे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसने नहीं देखी है पहले वो वीडियो जाके देख लो, उससे आपको कॉम्प्लीमेंट पाथवे बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सी। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो है डायरेक्टली जो है वो एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसको किसी भी सेल की किसी को भी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेगी, ठीक है। जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो जो मैंने आपको रिसेप्टर वाली अभी पढ़ाई है ना, रिसेप्टर एंटीजेंस की, वो मिस्थेनिया ग्रेविस की एग्जांपल बहुत अच्छी है। उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को, जो आपके सेल्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, एंटीबॉडीज उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो है वो वहां से सिक्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आपको मसल वीकनेस या पैरालिसिस वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो टाइप 2 के एग्जाम्पल हैं जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, गुड पैस्चर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज आपकी किडनीज और लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन को टारगेट करती है, और जिसकी वजह से आपके किडनीज, लंग्स वगैरह जो है वो डिसफंक्शन हो सकते हैं। रिम्यूनेटिक फीवर, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स किसकी वजह से होती है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ऑटोम्यून हेमोलिटिक अनेमिया, ठीक है, अगर आपके आरएच एंटीजेंस को एंटीबॉडीज जो है अटैक करती है तो आपके आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दैट कुड लीड टू ऑटोम्यून हेमोलिटिक अनेमिया। टाइप 3 जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शन है, जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी सर्कुलेट करते रहते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। इनको नॉर्मली तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ब्लड से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, पर टाइप 3 रिएक्शन में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा एंटीजन्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, छोटे छोटे साइज के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, और ये कॉम्प्लेक्सेस आपके वेरियस टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अपने ही खुद के सेल्स को इंजर कर देता है, अपने खुद के ही सेल्स की इंजरी, टिश्यूज की इंजरी कर देता है, ठीक है। टाइप 3 रिएक्शन नॉर्मली क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो आपके ब्लड में सर्कुलेट होता है और उसको न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस जो है रिमूव कर देते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। पर जब बहुत सारे एंटीजन्स आपके बॉडी में एंटर कर चुके हैं, बहुत ज्यादा एंटीजन्स आपकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है आपकी बॉडी में बनेंगे, जो जाके छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस है ना, जिसको आपके रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये एंटीजन, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है आपके टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, किडनीज के बीच में जाके, बोन जॉइंट्स के बीच में जाकर, ये कहीं पे भी जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, अपने ही खुद के सेल्स को, टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगा इस केस में, ठीक है। सो
मैकेनिज्म क्या होता है, पहले तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना, एंटीजन आपकी बॉडी में आया, एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया और कॉम्प्लेक्स बन गया। एंटीजन आपका खुद के सेल भी हो सकते हैं और कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस भी बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एसएलई डिजीज में क्या होता है, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम अपने ही खुद को सेल्स को अटैक करता है। ठीक है, फेज 2 में क्या होता है, ये आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके ब्लड वेसल्स में जाके, ग्लोमेरुलाई में जाके, सिनोवियल मेम्ब्रेन में जाके वगैरह वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, कहीं पे भी जाके जो है आपके टिश्यूज में, आर्टरीज में, वेन्स में, ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जबकि उसको लगता है कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, पर वो एंटीजन खुद का एंटीजन भी हो सकता है, तो वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह क्या करेंगे, अपने खुद के ही सेल्स को इंजरी कर देंगे, जिसकी वजह से खुद के सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस क्या होते हैं, वो जो पार्टिकल्स, जो प्रोटीन्स वगैरह आपके वैक्सीन्स या एंटीवेनिन्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं ना, वो पार्टिकल्स, वो प्रोटीन्स वगैरह आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो आपकी बॉडी कई बार उसको एज अ फॉरन रिकॉग्नाइज करती है और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, और इम्यून सिस्टम क्या करता है, अपने ही खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने शुरू होता है। आपको कई बार बुखार होता है, ठीक है, आपको बॉडी पेन्स होते हैं, तो ये सब होते हैं सीरम सिकनेस की वजह से। ठीक है, ऐसे ली अभी ऊपर बताया कि बॉडी जो है अपने ही बॉडी जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रही है, और वो एंटीबॉडीज अपने ही टिश्यूज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है, मतलब अपने सेल्फ एंटीजेंस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे कि मान लो आपका डीएनए, ठीक है, डीएनए जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए आरएनए। ठीक है, कई बार सेल इंजरी होगी, कोई रेडिएशन की वजह से, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, ठीक है, किसी शॉक की वजह से आपकी सेल इंजरी हो गई, ये आपका जो है जब सेल इंजरी हो जाएगी, ये आपका डीएनए वगैरह जो है सेल से बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम उसको एज अ फॉरन रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, और एंटीबॉडीज जो है इसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे और इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके से आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो हो सकते हैं। देन आर्थस रिएक्शन में क्या होता है, ये बहुत लोकलाइज टाइप 3 रिएक्शन है, जिसमें जैसे कि मान लो आपने कोई इंजेक्शन लगवाया, तो इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको एक टेम्पररी पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है ना, वो लोकलाइज टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो आर्थस रिएक्शन है। ठीक है, टाइप 4 जो है डिलेड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, जिसमें आप टी सेल्स जो है, टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा। बी सेल वाले टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो थे वो एंटीबॉडीज वाले थे। अब टाइप 4 में एंटीबॉडीज वाले नहीं होंगे, यहाँ पे आपके टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा, जो आपके इन्फ्लामेशन को कॉज करेंगे, टिश्यू डैमेज कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, CD4 हेल्पर टी सेल्स की वजह से भी हो सकता है, और CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से भी आपका टाइप 4 जो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, CD4 क्या करता है, साइटोटॉक्सिन्स को रिलीज करता है, पढ़ा है हमने, है ना। CD8 वाला क्या करता है, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, पढ़ा है ना हमने। CD4 भी पढ़ा है पूरा टी सेल्स अच्छे से। CD8 वाला भी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, CD4 जो है सो साइटोटॉक्सिन्स वगैरह को रिलीज करेंगे, साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे। ठीक है, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे हमने पढ़ा था कि CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में क्या होता है कि आपके ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ताकि वो बी सेल जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें और आपके इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करें। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है आपके CD8 वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। इनको जरूरी नहीं है साइटोकाइंस वगैरह को रिलीज करें, ये एंजाइम्स की वजह से पोर्स को क्रिएट करते हैं ना, पढ़ा था एंजाइम वगैरह, फाल लिगेंड वाला, तो वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स जैसे कि एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटिस, आपको किसी चीज से मान लो एलर्जी हो गई है, स्किन एलर्जी, किसी आप पेड़ पौधे के किसी पॉइजन के साथ आ गए, जैसे पॉइजन आईवी, ठीक है, उसके अंदर ऑयल रेजिन होता है यूरिशियोल, जिसके कांटेक्ट में जब आप आओगे तो आपको इचिंग, स्किन रैशेस वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी कॉस्मेटिक से आपको रिएक्शन हो सकती है, निकल की रिएक्शन, लेटेक्स की रिएक्शन, ठीक है, तो वो आपकी टाइप 4 है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या आपने कोई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया और आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और आपकी बॉडी ने के टी सेल्स ने उसको एज अ फॉरेन मान के उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, इसके केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्या होता है, लेप्रोसी या ट्यूबरक्लोसिस के केस में क्या होता है कि ये जो
आपकी बॉडी जो है इसके आगे पीछे ना मतलब एक ग्रेन्युलोमा जो है बनाना स्टार्ट कर देती है, इसको ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, आपके बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसके आगे पीछे जो है ग्रेन्युलोमास जो है वो बनाना शुरू होते हैं, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स आगे पीछे जो है वो उसके गैदर हो जाते हैं, बिकॉज वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। तो अगर कह रहे हैं चलो तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बट मैं तुम्हें यहाँ से आगे स्प्रेड भी नहीं होने दूंगा, तो उसके आगे पीछे पूरा ग्रेन्युलोमा बना देते हैं। ठीक है, सो आपकी टाइप 1 थी जिसमें IgE एंटीबॉडी थी, टाइप 2 थी जिसमें IgG या IgM थी, टाइप 3 में एंटीबॉडी एंटी मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा था, एंड टाइप 4 में आपकी टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। CD4 टी सेल्स या CD8 टी सेल्स जो है वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये थी ऑल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज इसको देखना ध्यान से, नोट्स को गो थ्रू करना, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट easier the success becomes. So just one click and you search and share.